हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवशंकर शर्मा और दीक्षा अकेडमी मुंद्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का फिर से स्वागत है। तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वुमेन एंड रिफॉर्म्स। ठीक है, तो वुमेन एंड रिफॉर्म में क्या है, क्लास 8th का ये टॉपिक है, हिस्ट्री का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि भाई औरतों की जो हालत थी ना, कब, पहले अंग्रेजों के समय में, तो उनमें क्या क्या सुधार किया गया उसके बारे में है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। वुमेन एंड रिफॉर्म्स यानी औरतें और सुधार। फिर बोल रहे हैं लर्निंग आउटकम्स, पढ़ने के बाद क्या सामने आना चाहिए। एनालिसिस द इश्यू रिलेटेड टू वुमेन, भाई औरत से संबंधित इश्यूज। एनालिसिस द इश्यूज रिलेटेड टू वुमेन, विडो, रीमैरिज, दोबारा शादी, विडो माने होता है विधवा, चाइल्ड मैरिज, बच्चों की शादी, सोशल रिफॉर्म, सामाजिक सुधार, एंड द लॉ यानी कानून, एंड पॉलिसीज, पॉलिसीज यानी नियम, एंड कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है भाई, अंग्रेजों का जो साम्राज्य होता है वो, टुवार्ड दीज इश्यूज, इन इश्यूज के बारे में। ठीक है, तो इन इश्यूज के बारे में हम क्या करेंगे, समझेंगे कि भाई औरतों की जो स्थिति थी उसमें क्या सुधार किया गया और कैसे किया गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। फिर बोला 19th सेंचुरी में द इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन ट्रिगर्ड, जो वेस्टर्न एजुकेशन थी उसको शुरू किया गया। ट्रिगर्ड मतलब स्टार्ट हो गई। ए वे ऑफ चेंजेस, काफ़ी बदलाव हुए इन द इंडियन सोसाइटी, समाज के अंदर। देखो, जब एजुकेशन बदल जाएगी, पढ़ाई बिल्कुल चेंज हो जाएगी, तो समाज में भी क्या होगा, बदलाव होना शुरू हो जाएगा। हाउ एवर, फिर भी द स्टेट ऑफ इंडियन वुमेन वाज मिजरेबल एंड पैथेटिक, लेकिन फिर भी औरतों की जो स्थिति थी वो बड़ी दयनीय थी। मिजरेबल होता है मतलब दयनीय, और पैथेटिक मतलब वो भी दयनीय ही होता है। मतलब उनकी जो हालात थे वो बहुत ही दयनीय और निर्मम थे, मतलब देखे नहीं जा सकते थे, इस तरह के थे। वुमेन इन दिस पीरियड हैड नो एक्सेस टू एजुकेशन, औरतों को पढ़ाई करने का अधिकार नहीं था। दे फेस्ड मैनी रिस्ट्रिक्शन इन सोसाइटी, वो फेस करती थी मतलब सहन करती थी काफ़ी प्रतिबंध, रिस्ट्रिक्शंस इन द सोसाइटी, एंड हैड नो सेज टू देयर ओन लाइफ, और उन्हें अपना जीवन जीने का कोई अधिकार नहीं था। दे वर मैरिड ऑफ एज चिल्ड्रंस एंड स्पेंड देयर लाइव्स फॉलोइंग द डिक्टेट ऑफ मैन। इसमें ऐसा बोला जा रहा है कि भाई वो शादी करती थी ऑफ एज चिल्ड्रन, बस बच्चों के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए, और अपना सारा जीवन व्यतीत कर देती थी आदमी के पीछे। दे वर प्रे टू मैनी सोशल इवल्स, और इसमें काफ़ी सामाजिक बुराइयां भी थी। द रिफॉर्म्स एफर्ट अंडरटेकिंग बाय प्रोमिनेंट इंटेलेक्चुअल्स, फिर काफ़ी प्रयत्नों के बाद और सुधार करने की सोची, किसने, कुछ पढ़े लिखे आदमियों ने। द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ मैनी ऑर्डनरी वुमेन, और काफ़ी औरतों का भी इसमें सहयोग रहा। स्लोली ब्रोट अबाउट ए चेंजेस इन द स्टेट ऑफ अफेयर्स, और इस हस्तक्षेप की वजह से, मतलब ये बीच में जो टांग अड़ाई, इसकी वजह से क्या हुआ, धीरे धीरे समाज में सुधार होने लग गया। वट वर सम ऑफ द सोशल इवल्स वुमेन सफर्ड इन द 18th सेंचुरी, बोल रहे कि वट वर क्या होंगे, सम कुछ, सोशल इवल सामाजिक बुराइयां, वुमेन सफर्ड जो औरतें सहन करती है इन 18th सेंचुरी। ये बोल रहा है 18वीं शताब्दी में ऐसी कौन कौन सी बुराइयां थी जिन्हें औरतें सहन करती थी। लेट अस स्टडी दिस सोशल मूवमेंट, चलो हम कुछ सामाजिक मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं। स्टेटस ऑफ इंडियन वुमेन, औरतों की स्थिति। स्टेटस ऑफ इंडियन वुमेन यानी औरतों की जो स्थिति होती है वो। इंडियन वुमेन हैड बीन गिवन ए सबॉर्डिनेट स्टेटस, औरतों की जो हालत थी ना वो बिल्कुल ही दयनीय थी। इंडियन वुमेन हैड गिवन सबॉर्डिनेट स्टेटस टू मैन फॉर सेंचुरीज, काफ़ी शताब्दियों से उसकी स्थिति कमज़ोर ही रही थी। इन द 19th सेंचुरी, बोल रहे फिर 19वीं शताब्दी में, हिंदू सोसाइटी वाज स्ट्रिक्टली डिवाइडेड अलोंग कास्ट लाइन्स, बोल रहे फिर 19वीं शताब्दी में भारतीय जो समाज है वो किस में डिवाइड हो गया था, जाति पाति में। द फेट ऑफ वुमेन, औरतों का जो विश्वास था, डिपेंड ऑन द कास्ट दे बिलोंग टू, जिस जाति से वो संबंध रखती थी। अपर कास्ट एंड अपर क्लास वुमेन वर स्ट्रिक्टली कन्फाइंड टू देयर होम्स, और ऊंची जो मतलब ऊंची जातियों में जो औरतें थी उनको मनाही थी घर से निकल के, कन्फाइंड टू देयर होम्स, घर से बाहर नहीं निकल सकती थी, ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड था। पीजेंट्स वुमेन एंड पुअर वुमेन हैड ए लिटल मोर फ्रीडम टू गो आउट एंड वर्क, बोल रहे कि जो गरीब औरत थी और मतलब उनकी पीजेंट जो वुमेन थी उनको फ्रीडम थी क्या करने की,
घर से बाहर जाने की और काम करने की। अपर क्लास वुमेन ऑब्जर्व पर्दा, और जो ऊंची जाति की औरतें थी वो क्या करती थी, पर्दा करती थी। मुस्लिम वुमेन वर आल्सो स्लूडेड यानी एकांत में रहती थी, बाय द पर्दा सिस्टम में ही। बोथ हिंदू एंड मुस्लिम वुमेन वर डिनाइड एजुकेशन, दोनों हिंदू और मुस्लिम दोनों ही औरतें पढ़ाई नहीं कर सकती थी। डिड नॉट हैव इक्वल राइट टू इनर्ट प्रॉपर्टी, और ना ही दोनों में से किसी को भी क्या प्रॉपर्टी रखने का अधिकार था। एंड वर फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन देयर मेल रिलेटिव्स ऑल देयर लाइव्स, और फाइनेंशियली क्या थी, वो पूरी तरीके से आदमी के ऊपर डिपेंड करती थी उसका सारा जीवन जीने के लिए। समझ गए। फिर बोल रहे हैं चाइल्ड मैरिड वाज वाइड स्प्रेड, बाल विवाह जिसको हम बोलते हैं, यानी छोटी उम्र में शादी कर दी जाती थी। ओफन गर्ल्स वर मैरिड ऑफ एट द एज ऑफ 8 to 10 ईयर्स, 8 से 10 साल की उम्र में ही शादी कर दी जाती थी। टू मैन हु वर यूजली मच ओल्डर टू देम, और इस तरह के आदमियों से शादी की जाती जो उससे काफ़ी बड़े थे उम्र में। दे वर ऑफन विडोड, इसलिए प्राय वो क्या हो जाती थी, विधवा हो जाती थी पहले ही। क्यों? क्योंकि भाई काफ़ी गैप हो गया उम्र का। अब छोटी लड़की की शादी किसी बड़े बूढ़े के साथ कर देंगे तो क्या होगा, एज का काफ़ी डिफरेंस होगा, और आदमी पहले मर जाएगा और औरत काफ़ी लंबे समय तक जिंदा रहेगी, तो वो क्या करेगी, विधवा की ज़िंदगी जिएगी। गैप बिटवीन देम एंड देयर हस्बैंड्स, उनकी एज के गैप की वजह से। विंडोज वर नॉट अलाउड टू री मैरी एंड देयर कंडीशंस वाज माइजरेबल, बोल रहे हैं कि औरतें दोबारा शादी नहीं कर सकती थी और उनकी स्थिति जो थी वो क्या थी, दयनीय थी, मिजरेबल थी, मतलब विधवा होने के बाद वो दोबारा शादी नहीं कर सकती थी। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ, मैन वर अलाउड टू मैरी एज मैनी टाइम एज दे वांटेड, दूसरी तरफ आदमी जितनी चाहे उतनी शादियां कर सकता था। देयर वाज आल्सो नो बार ऑन द मैरिज ऑफ विडोज, और इसमें ये बोल रहा है देयर वाज आल्सो नो बार, और कोई भी क्या नहीं था, दूसरा रास्ता नहीं था क्या करने का, शादी करने का। देयर वाज आल्सो नो बार ऑन द मैरिज ऑफ विडोज। पोलीगैमी, पोलीगैमी एक शब्द है भाई इंपॉर्टेंट, जिसका मतलब है बहुविवाह। बहुविवाह मतलब काफ़ी सारे शादियां करना। वाज फेयरली कॉमन, ये आम बात थी उस समय आदमियों के लिए। द प्रैक्टिस ऑफ सती वर ए वुमेन, और औरतों के लिए सती होना, ठीक है। इमोलेटेड, इमोलेटेड का मतलब आहुति देनी पड़ती थी हर सेल्फ, खुद की। ऑन हर हैजबैंड्स फ्यूनरल प्रे, उसके आदमी की किस पे, मतलब जो आदमी मर जाता है ना, और जब उसको जलाते हैं तो वहाँ पे लोग काफ़ी क्या करते हैं, प्रार्थना वगैरह करते हैं, तो उस टाइम पे उसको अपनी आहुति देनी पड़ती है। वाज आल्सो वाइड स्प्रेड इन मैनी पार्ट ऑफ इंडिया, जो भारत के काफ़ी हिस्सों में फैला हुआ था। कहने का मतलब जिंदा औरत को जलना पड़ता था अपने आदमी के साथ। कैन यू थिंक ऑफ वे इन विच वुमेन आर स्टिल ट्रीटेड एज इनफेरियर टू मैन, बोल रहे कि क्या आपको ऐसा लगता है कि औरतों की जो हालत थी वो आदमियों से क्या थी, काफ़ी बदतर थी। राइट देम डाउन इन योर नोटबुक एंड डिस्कस इन क्लास, इन चीज़ों को अपनी नोटबुक में लिखो और क्लास में डिस्कस करो। द लैक ऑफ एजुकेशन आल्सो वंस, जो पढ़ाई की कमी थी उसकी वजह से भी स्थिति खराब थी। द स्टेटस ऑफ वुमेन, औरतों की। वुमेन वर डिनाइड एजुकेशन एज इट वाज फेल्ट दैट दे हैड नो रोल टू प्ले इन पब्लिक लाइफ, तो औरतों को मनाही की गई थी, किस लिए, क्योंकि उनका भी समाज में कोई हिस्सा नहीं था, ठीक है, इसलिए उनको पढ़ाई की मनाही थी। वुमेन वर डिनाइड एजुकेशन एज इट वाज फेल्ट दैट दे हैड नो रोल टू प्ले इन पब्लिक लाइफ, यानी सामाजिक जीवन में उनका कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं था, इसलिए उन्हें एजुकेशन की मनाही दी गई थी। देयर वाज आल्सो ए बिलीफ, ऐसा भी विश्वास था कि दैट एजुकेटिंग वुमेन वुड मेक देम नेग्लेक्ट देयर हाउस होल्ड ड्यूटीज़, और ऐसा विश्वास था कि भाई जो पढ़ी लिखी औरतें होती हैं वो घर के कामों में ध्यान नहीं देती। देयर हाउस होल्ड ड्यूटीज मेकिंग देम अनफिट वाइफ्स एंड मदर्स, जो कि फिर उन्हें माँ और एक अच्छी पत्नी बनने में सहयोग नहीं देता। वुमेन वर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन अफेयर्स, औरतों को अलाउड नहीं था क्या, अफेयर्स आउटसाइड द डोमेस्टिक रेल्म, मतलब अपने क्षेत्र से कहीं बाहर जाना, ठीक है, मतलब उनको फिक्स था कि भाई आपको यहीं पे रहना है, अपने एरिया से बाहर जाना उन्हें अलाउ नहीं था। इवन टुडे इट इज़ बिलीव्ड दैट सर्टेन जॉब्स लाइक टीचिंग एंड नर्सिंग आर अप्रोप्रिएट फॉर वुमेन, ये बोल रहे हैं आज के दिन भी कुछ जॉब क्या है, पढ़ाई की और नर्सिंग की अप्रोप्रिएट है वुमेन के लिए। कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर सच जॉब्स, फाइंड आउट द रीजन बिहाइंड द बिलीफ एंड प्रेजेंट योर फाइंडिंग इन क्लास, ठीक है। बोल रहा है कि भाई आप इन चीज़ों का पता करो और कोशिश करो कि भाई क्या रीज़न है कि ये जॉब औरतों के लिए
अप्रोप्रिएट है, या मतलब कुछ भी औरतें नौकरी कर सकती हैं या नहीं कर सकती, इन तरह की चीज़ों के ऊपर आप थोड़ा समझिए और कोशिश कीजिए। द वुमेन्स क्वेश्चन, औरतों के पर्सन, ठीक है। इस टाइटल का मतलब क्या हो गया, वुमेन्स क्वेश्चन, औरतों के पर्सन। अब देखो क्या बोल रहा है, कॉलोनियल रूल विटनेस द ग्रोथ ऑफ एनी न्यू मिडिल क्लास ऑफ प्रोफेशनल्स। अब अंग्रेजों के समय में, ठीक है, अंग्रेजों का समय या कॉलोनियल रूल विटनेस द ग्रोथ ऑफ न्यू मिडिल क्लास ऑफ प्रोफेशनल्स, मतलब कि नए प्रोफेशनल्स इस युग में पैदा होने लगे थे। दिस इंक्लूडेड पीपल हु वर एक्सपोज्ड टू वेस्टर्न एजुकेशन, आदमी जो क्या कर रहे थे, एक्सपोज कर रहे थे किसको, वेस्टर्न एजुकेशन को, एंड हु रियलाइज द नीड टू इरेडिकेट दीज सोशल ईवल्स, और उनको क्या विश्वास था कि भाई इनको, ये मतलब जो ये बीमारियां हैं इनको उखाड़ फेंकें या इनका उन्मूलन किया जाए, मतलब उनके बारे में डीपली एनालाइज किया जाए कि ये सही है या गलत है। दे कम टू realization that reform of Indian society would be incomplete until the case of women was taken up, ठीक है। तो फिर क्या बोल रहे थे कि भाई इंडियन सोसाइटी में वुड बी इनकम्प्लीट अंटिल द केस ऑफ वुमेन वाज टेकन अप, जब तक औरतों का सहयोग ना लिया जाए तो भारतीय समाज जो है वो क्या है, अधूरा है, ठीक है, मतलब अच्छे से उसमें वो नहीं है, ग्रोथ नहीं हो रही है। तो वेस्टर्न एजुकेशन ब्रोट आइडियाज़ लाइक ह्यूमनिज्म, तो वेस्टर्न पढ़ाई थी उसमें से आइडिया आने लग गए, किस चीज़ के, मानवतावाद के, ह्यूमनिज्म, रेशनलिज्म का क्या मतलब होता है, चेतनता के, एंड इक्वलिटी इनटू द पब्लिक कॉन्शियसनेस, और भाई सामाजिक जो काम होते हैं, कॉन्शियसनेस मतलब जो भी मतलब दिमाग के काम होते हैं समाज में, वो उसमें इनका बराबर का योग होना चाहिए। दिस लीड टू क्वेश्चनिंग ऑफ प्रीवेलिंग सोशल एटीट्यूड, इससे क्या हुआ कि भाई एक सामाजिक एटीट्यूड पैदा होने लग गया, एंड कस्टम्स। द ब्रिटिश एटीट्यूड ऑफ रेशियल सुपेरियरिटी आल्सो मेड मैनी पीपल एग्जामाइन द वीकनेस ऑफ द इंडियन सोशल स्ट्रक्चर। इन्होंने ब्रिटिश जो एटीट्यूड था वो क्या था, काफ़ी कठोर था, उनकी सुपीरियरिटी थी। आल्सो मेड मैनी पीपल एग्जामाइन द वीकनेस ऑफ द इंडियन सोशल स्ट्रक्चर, कि भाई भारतीय समाज का जो स्ट्रक्चर है उसकी कमजोरियों पे ध्यान देना। एज द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म ग्रो, जैसे ही नेशनलिज्म की फीलिंग यानी ये भावना जब ग्रो कर रही थी, मैनी पीपल रियलाइज दैट सोशल रिफॉर्म्स हैड टू प्रोसीड पॉलिटिकल रिफॉर्म। देखो जब राष्ट्रीयता की भावना जाग रही थी तो काफ़ी लोगों को ऐसा लगा कि भाई अगर समाज में कोई कमियां हैं तो उन कमियों को दूर किया जाए, जिससे क्या होगा, लोगों का मानसिक और राजनीतिक विकास होना शुरू हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है भाई, अगर हम सही हो जाएंगे, हमारा दिमाग सही हो जाएगा तो राजनीति को भी हम संभाल लेंगे। द अपोजिशन टू कॉलोनियल रूल मेड देम फील दैट ए सोसाइटी रिडल्ड विद super situations and backward practices could never hope to attain higher political ideas। तो ये क्या बोल रहा है भाई, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स बोल रहा था, अपोजिशन ऑफ कॉलोनियल रूल। अब जो अंग्रेजों के अपोजिशन में थे, मेड देम फील दैट अ सोसाइटी, उन्हें क्या महसूस हुआ कि भाई जो सोसाइटी की जो अपनी खिचड़ी बनी हुई है विद सुपर सिचुएशंस, मतलब कुछ फिक्स सामाजिक चीज़ों में, एंड बैकवर्ड प्रैक्टिसेस, और जो पीछे जो कर लिया, कुड नेवर होप टू अटेन हायर पॉलिटिकल आइडियाज, वो मतलब ऊंचे विचार नहीं बना सकते राजनीतिक रूप में। तो सोशल रिफॉर्म वुड देयरफॉर बी नेसेसरी फॉर पॉलिटिकल चेंज। अब देखो उस टाइम पे क्या होता था भाई, जो राजनीति थी ना वो बड़ी गड़बड़ थी, मतलब अंग्रेजों के हाथ में था, वो अपने हिसाब से नियम वियम बना देते थे, जो भी करते थे, ठीक है। तो अपने क्या महसूस हुआ कि भाई जब तक इसमें बदलाव नहीं होगा, इन चीज़ों में बदलाव नहीं होगा, औरतों की स्थिति थोड़ी अच्छी नहीं होगी, तब तक ये सारी चीज़ें सही नहीं हो सकती। तो क्या करना ज़रूरी था, तो भाई करना यही ज़रूरी था कि औरतों की स्थिति अच्छी हो और उनका भी समाज में हिस्सा हो। हाउएवर द प्रोसेस ऑफ रिफॉर्म वाज नॉट विदाउट इट्स प्रॉब्लम एंड कॉम्प्लिकेशंस, बोले फिर भी भाई जो बदलाव का प्रोसेस है वो वाज नॉट विदाउट प्रॉब्लम एंड कॉम्प्लिकेशंस, मतलब हाउएवर द, फिर भी द प्रोसेस ऑफ रिफॉर्म, जो बदलाव का प्रतिक्रिया थी, वाज नॉट विदाउट इट्स प्रॉब्लम, वह सिर्फ इसकी समस्याओं को सुलझाने का नहीं था, लेकिन ये कॉम्प्लिकेशंस यानी जो जटिलताएं थी ना उनको सुधारने का था। मतलब खिचड़ी बनी हुई थी समस्याओं की, एक दूसरी चीज़ों से जुड़ी हुई थी,
उन सारी समस्याओं को हटाना बहुत मजबूरी का काम था। रिफॉर्मर्स डिड नॉट ऑलवेज एग्री अमंगेस्ट देमसेल्फ, और जो रिफॉर्मर थे, रिफॉर्मर मतलब जो बदलाव चाहते थे, डिड नॉट ऑलवेज एग्री, वो हमेशा तैयार नहीं होते थे अमंगेस्ट देमसेल्फ अबाउट द राइट वे फॉरवर्ड, किसी सही रास्ते पे आगे बढ़ने के। द रिलीजियस ऑर्थोडॉक्स, और जो धार्मिक क्या थे, ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स क्या होता है भाई? ऑर्थोडॉक्स होता है रूढ़िवादी, और जो धार्मिक रूढ़िवादी थे वो स्ट्रांगली अपोज्ड करते थे अफोर्ड टुवर्ड वुमेन्स अपलिफ्ट। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, जो धार्मिक जो वो थे ना, एफर्ट टुवर्ड वुमेन्स, द रिलीजियस ऑर्थोडॉक्स, मतलब जो बोल रहा है धार्मिक रूढ़िवादी लोग थे। धार्मिक रूढ़िवादी लोग कौन होते हैं? जो मतलब धर्म के पीछे क्या होते हैं, मतलब बिल्कुल कट्टर होते हैं, ठीक है, बिल्कुल सख्त होते हैं कि भाई हाँ ऐसा ही होना चाहिए, हमारे धर्म के बारे में बिल्कुल कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। वो क्या करते थे? स्ट्रांगली अपोज, मतलब विरोध करते थे एनी एफर्ट टुवर्ड वुमेन्स, कोई भी ऐसा एफर्ट जिसमें औरतों की क्या हो, एफर्ट टुवर्ड वुमेन्स, औरतों की जो स्थिति है वो थोड़ी क्या हो, अपलिफ्ट हो, ऊपर जाए। ठीक है, और क्लेमिंग दैट इट वुड करप्शन इंडिया कल्चर, और ये जो इंडिया का जो कल्चर है वो क्या हो, थोड़ा करप्टेड कम हो, दैट इट वुड करप्ट इंडियन कल्चर। द कैंपेनिंग फॉर वुमेन राइट वाज सीन टू बी अ रिजल्ट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न आइडियाज। फिर बोल रहे हैं कैंपेन। कैंपेन क्या होता है? मतलब कोई आंदोलन करना। फॉर वुमेन्स राइट, औरतों के अधिकारों के लिए। वाज सीन टू बी रिजल्ट, ऐसा जब हो रहा था, जब मतलब ऐसे आंदोलन हो रहे थे जिसमें औरतों के अधिकारों की बात हो रही थी, तो उसका रिजल्ट क्या हुआ? ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न आइडियाज़। तो इसका मतलब क्या हो गया भाई? जो वेस्टर्न आइडियाज़ थे उनसे लोग प्रभावित हुए। सम रिफॉर्मर्स फेल्ट, कुछ बदलाव करता महसूस करते थे कि द लॉ पास्ड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट वुड नॉट हेल्प इन रिमूविंग सोशल ईवल्स, मतलब कि अंग्रेजों ने जो नियम बनाए हैं उससे समाज में कोई बदलाव नहीं हो रहा। दे बिलीव दैट, वे विश्वास करते थे, ओनली द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, सिर्फ एजुकेशन ही फैलाकर वुड अचीव द गोल्स, इस गोल को प्राप्त किया जा सकता है। समझ गए? कहने का मतलब क्या है भाई? अगर अंग्रेज कोई खाली नियम बना दे तो उस नियम से कोई बदलाव नहीं हो सकता। जब तक लोगों को एजुकेशन नहीं मिलेगी, यानी वो डीपली चीज़ों को समझेंगे नहीं, तब तक कोई बदलाव नहीं होगा। दे बिलीव्ड ओनली द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन वुड अचीव दिस गोल। सम वांटेड लिमिटेड रिफॉर्म्स ओनली, कुछ क्या चाहते थे? सिर्फ लिमिटेड रिफॉर्म चाहते थे, मतलब ऐसा चाहते थे बस, मतलब अपनी जो बेसिक वैल्यू है ना उनको चेंज नहीं करना चाहिए, वो जो चाहते हो वैसे वैसे रिफॉर्म होते रहे। सर्टेन पीपल सेड दैट इंस्टेड ऑफ यूनिवर्सिटी डिग्री वुमेन शुड बी टॉट थिंग्स विच वुड बी यूजफुल इन रनिंग द हाउस होल्ड। कुछ आदमी क्या चाहते थे कि भाई यूनिवर्सिटियों की डिग्री देने से अच्छा है कि भाई औरतों को आप घर के कामों में भी क्या करें, सहयोग करें। सम वुमेन्स वर नॉट प्रीपेयर्ड फॉर रिफॉर्म्स, कुछ औरतें रिफॉर्म के लिए तैयार नहीं थे, वाइल, जबकि अदर एक्टिवली अपोज देम, और कुछ इनके क्या थी, बिल्कुल अपोजिशन में खड़े हुए थे। सम रिफॉर्मर्स स्टॉप देयर एक्टिविटीज ड्यू टू फैमिली प्रेशर, और कुछ रिफॉर्मर्स यानी बदलाव ने क्या किया, जो कुछ बदलाव करने वाले थे वो पीछे हट गए बदलाव करने से। क्यों? क्योंकि भाई परिवार का दबाव आ गया, भाई ऐसा करना गलत है, औरतों की स्थिति में सुधार करने के लिए तुम ऐसे बदलाव की जो डिमांड करते हो ये अच्छी नहीं है। अदर बिलीव्ड दैट द रिफॉर्म्स वर टू लिमिटेड इन देयर स्कोप एंड वांटेड मोर रेडिकल चेंजेस, और कुछ जो रिफॉर्मर थे उनका विश्वास था कि भाई जो ये लिमिटेड स्कोप है ना, इसमें और ज़्यादा बदलाव करने चाहिए। अब देखो रियल में क्या होता था, जो औरतों की जो हालत थी वो ज़्यादा ख़राब थी, तो फिर वो चाहते थे, अंग्रेज चाहते थे कि भाई इनकी हालत थोड़ी सुधरे, तो अंग्रेजों ने क्या किया, वॉलंटियर्स को इकट्ठा किया। फिर वॉलंटियर्स में भी बहुत सारे पीछे हट जाते थे कि भाई हम ऐसा नहीं कर सकते, हमारा समाज इसकी परमिशन नहीं देता। तो फिर अंग्रेज चाहते उनको ज़बरदस्ती उनको बदलाव करवाते, कुछ नियम बना देते, और फिर यही चीज़ें एजुकेशन के अंदर भी आने लगी। आफ्टर 1857, 1857 की क्रांति के बाद, द ब्रिटिश गवर्नमेंट अबेंडेंड, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी इसने क्या किया, प्रतिबंध लगा दिए। इट्स सपोर्ट फॉर रिफॉर्म ड्यू टू फियर ऑफ प्रोटेस्ट। ठीक है, तो किस लिए? इट्स सपोर्ट फॉर रिफॉर्म्स ड्यू टू फियर ऑफ प्रोटेस्ट, किस भय से कि भाई कभी लोग इसका क्या ना कर दें, प्रोटेस्ट ना करने लग जाएं, इस डर से अंग्रेजों ने क्या किया, इस पर प्रतिबंध लगा दिया। विच कुड लीड टू रिबेलियन, जो विद्रोहियों को क्या करेगी, लीड देगी। हाउएवर, फिर भी बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, फिर भी 19वीं शताब्दी में वुमेन वर स्लोली एंटरिंग पब्लिक स्पेसेस,
औरतें जो है वो किस में आने लग गई, पब्लिक स्पेसेस में आने लग गई, विच हैड लॉन्ग बीन रिजर्व्ड फॉर मैन, विच हैड लॉन्ग बीन रिजर्व्ड फॉर मैन, जो काफ़ी लंबे समय के बाद आदमियों के बाद आने लग गई। दे वर गेटिंग एजुकेटिंग वर्किंग आउटसाइड द होम एंड पार्टिसिपेटिंग एक्टिविटी इन पॉलिसी, और वो मतलब पॉलिटिक्स में और बाकी बाहर के कामों में क्या करने लग गई, सहयोग देने लग गई। आल्दो देयर नंबर्स स्टिल रिमेंड लो, और फिर भी उनके नंबर्स जो हैं वो क्या होने लग गए, कम होने लग गए। दे हरल्ड अ न्यू एरा इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन वुमेन, और इसमें क्या हुआ, एक नए समाज की शुरुआत हो गई। अब ये क्या हो रहा है, 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज घबरा गए थे और उन्होंने क्या कर दिया था, पाबंदियां लगा दी थी, भाई हमें ये नियम वगैरह नहीं मानने, क्योंकि हम सिर्फ अपने हिसाब से चलेंगे, और जो विद्रोही वगैरह उनको इन नियमों का वो सहारा लेकर के विद्रोह करने में लोगों को ज़्यादा जल्दी भड़का देते थे। तो इस वजह से ये जो भी कुछ हो रहा है ये सब गलत है, इसलिए इन चीज़ों को रोका जाए, तो इसको बंद कर दिया जाए, ऐसा उनका मानना था। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, अब जो बीमारियां थी उनको ख़त्म करने के बारे में बात आई, सती प्रथा, ठीक है। सती हैड बीन ए कस्टमरी प्रैक्टिस अमंग हिंदू फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। सती जो थी वो बोल रहे हैं कि लोगों के अंदर, हिंदू लोगों के अंदर काफ़ी लंबे समय से चली आ रही थी। मैनी फॉरेन ट्रैवलर्स, काफ़ी विदेशी यात्री, इंक्लूडिंग बैरनियर टेवर्नियर इन द मेडिवल पीरियड, मध्यकालीन युग में बहुत सारे यात्री आए थे। लेफ्ट बिहाइंड देयर अकाउंट ऑफ देयर प्रैक्टिसेस, और उनके पीछे जो उनकी प्रैक्टिसेस रह गई थी, इट वाज अ केस ऑफ बोथ कंडेमिनेशन एंड फैसिनिकेशन अमंग देम। उन्होंने घोर निंदा की और इसका विरोध किया, ठीक है, किन चीज़ों का, सती प्रथा का। वुमेन हु कमिटेड सती, औरतें जो सती होती थी, वर सपोज टू हैव अचीव्ड, सपोज करो कि उन्हें अचीव करना पड़ता था, स्टेटस ऑफ गॉडेस, मतलब भगवान की एक स्थिति को उन्हें महसूस करना पड़ता था। ऐसा विश्वास किया जाता था कि देयर सेक्रीफाइस, उनका बलिदान गारंटी देता है देयर हैजबेंड्स, उनके पति के बारे में, देमसेल्फ एंड 7 जनरेशन ऑफ देयर फैमिली अ प्लेस इन हेवन, कि भाई 7 पुश्तों को वो क्या रहेगा, स्वर्ग में रहेगी। वाइल द डिसीजन टू कमिट सती वाज सपोज टू बी वॉलेंटियरी, लेकिन फिर भी ऐसा माना जाता है कि भाई उस टाइम पे जो सती होते थे वो उसकी खुद की मर्जी होती थी औरत की। वुमेन वर ऑफन ड्रग्ड, औरतें प्राय क्या करती थी, ड्रग्ड और फोर्स बाय देयर फैमिलीज टू इमोलेट देमसेल्फ, और कि वो अपनी आहुति दे, भाई औरत को क्या कर देते थे, नशा वशा दे देते थे, ताकि वो नशे में वो अपने दिमाग का बैलेंस खो दे और फिर वो आग में अपनी आहुति दे दे और वो क्या हो जाए, सती हो जाए। इस तरह की मान्यताएं होती थी, ठीक है। इन कॉलोनियल टाइम्स सेवरल इंडिविजुअल ऑफिसर्स, फिर बोल रहे हैं अंग्रेजों के समय में सेवरल इंडिविजुअल ऑफिसर्स, काफ़ी अकेले ऑफिसर्स, अटेम्प्ट टू बैन द प्रैक्टिस बट देयर वाज नो फॉर्मल ऑर्डर टू दिस इफेक्ट। अब काफ़ी जगह अंग्रेजों ने इन चीज़ों पर बैन लगा रखा था, लेकिन इसके लिए कोई फॉर्मल ऑर्डर नहीं निकाला हुआ था। टुवर्ड द एंड ऑफ 18th सेंचुरी, फिर बोल रहे हैं 18वीं शताब्दी के अंत तक, देर वर मैनी कैंपेन्स, काफ़ी अभियान चलाए, लेड बाई क्रिश्चियंस मिशनरीज, क्रिश्चियन अंग्रेजों ने, टू बैन सती, की सती को बैन किया जाए। द हिंदू ऑर्थोडॉक्स, और जो हिंदू रूढ़िवादी थे, ऑन द अदर हैंड क्लेम्ड दैट, ये घोषणा करते थे कि द प्रैक्टिस वाज सेंशन्ड बाय द एंशियंट इंडियन शास्त्रार्थ, ये जो प्रैक्टिस है ये क्या ये कब से चली आ रही है भाई, प्राचीन काल से ही चली आ रही है शास्त्रों के हिसाब से सती प्रथा, ठीक है। तो ये था सती प्रथा के बारे में। फिर है राजा राम मोहन राय, फिर राजा राम मोहन राय हुए। राजा राम मोहन राय इज ऑफन कॉल्ड द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। अब राजा राम जो मोहन राय है ना, उनको क्या माना जाता है भाई, फादर माना जाता है किसका, मॉडर्न इंडिया का, ठीक है, मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, भाई मेकर मॉडर्न इंडिया यानी नए भारत का क्या माना जाता है, मेकर माना जाता है, और द फादर ऑफ इंडियन रिनेंस, ठीक है, और या फिर वही फादर माना जाता है जो नया भारत है उसका। बोर्न इन ए ब्राह्मण फैमिली इन बंगाल, और बंगाल की एक ब्राह्मण परिवार में ये पैदा हुए थे। ही वॉज फर्मली अपोज टू आइडियल वर्शिप एंड कास्ट ऑपरेशंस, और ये अपोजिट थे किसमें, पूजा पाठ में और जाति प्रथा में। ही आल्सो एडवोकेट एजुकेटिंग एज द व्हीकल ऑफ सोशल रिफॉर्म, ही आल्सो एडवोकेट, और ये एडवोकेट करते थे किसका, एजुकेशन का, एज द व्हीकल ऑफ सोशल रिफॉर्म,
यानी क्या बोलते थे भाई, अगर जो शिक्षा है वही क्या कर सकती है, समाज में बदलाव ला सकती है। तो राजा राम मोहन राय कम आउट फायरसली अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ सती, और इस वजह से ये जो सती प्रथा है उसके विरोध में तेजी से आए। ही यूज्ड हिज जनरल समबाड़ा कोमोडी, इन्होंने अपना कोई जर्नल था वो यूज़ किया था, समाडा करो कम्बोडी, टू लॉन्च ए कैंपेन अगेंस्ट द प्रैक्टिसेस, इन प्रैक्टिसों के विरोध में। ही वाज वेमनेंटली मतलब हो गया भाई बहुत तेजी से या आग की तरह, अपोज विरोध किया, बाय द ऑर्थोडॉक्सी, और मतलब इसका क्या नाम है, जो ये धर्म पर रूढ़िवादी जो बात है उनका तगड़ा विरोध किया। बट ही फाउंड सपोर्ट फ्रॉम ए ग्रोइंग नंबर ऑफ पीपल, और फिर उन्होंने क्या किया, सपोर्ट किया, जो आदमी मतलब इन चीज़ों में बढ़ रहे थे, हाँ भाई ये बात सही है। ही पॉइंटेड आउट दैट वुमेन वर फोर्स टू कमिट सती, उन्होंने देखा कि भाई औरत को फोर्स किया जाता है सती होने के लिए, सो दैट दे वुड नॉट हैव अ शेयर इन देयर प्रॉपर्टी, क्यों, क्योंकि बाद में उसको प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं देना पड़ेगा, एंड इनहेरिटेंस ऑफ देयर हैजबैंड, और इनहेरिटेंस ऑफ देयर हैजबैंड मतलब इनहेरिटेंस का क्या मतलब हो गया भाई, विरासत जो है उसके पति की वो उसे नहीं देनी पड़ेगी। ही स्टेटेड दैट वुमेन वर बाउंड डाउन विद रोप्स एंड प्रेस्ड विद ग्रीन बम्बूज अंटिल कंज्यूम्ड बाय द फ्लेम्स, वो बोलते हैं उसको बांध दिया जाता था बम्बू से, हरे क्या किससे, बम्बू से, जब तक वो क्या नहीं हो जाती थी, जल नहीं जाती थी आग में, आग की लपटों में जल नहीं जाती। इन 1828 1828 में बोल रहे हैं 1828 में लॉर्ड विलियम बेंटेक वाज अपॉइंटेड द गवर्नर जनरल विद इंस्ट्रक्शन टू टेक अ डेफिनेट डिसीजंस ऑन द मैटर। बोल रहे हैं 1828 में लॉर्ड विलियम बेंटेक ने अपॉइंट किया किसी गवर्नर जनरल को, और वो उसको बोला कि भाई इन चीज़ों के ऊपर एक बार गौर किया जाए। दैट ही डिक्लेयर्ड सती इलीगल इन 1829, उन्होंने सती प्रथा को इलीगल घोषित किया 1829 में। द ऑर्थोडॉक्स सेंशन पिटेंशन द गवर्नमेंट इन इंग्लैंड अगेंस्ट दिस ऑर्डर, और इस ऑर्डर को कहाँ पे पास करवा दिया गया भाई, द ऑर्थोडॉक्स सेक्शन पिटेंशन, जो बोले रूढ़िवादी प्रकृति के लोग थे, उन्होंने क्या किया भाई, PIL डाल दी था गवर्नमेंट में इंग्लैंड अगेंस्ट दिस ऑर्डर, इस ऑर्डर के खिलाफ। इन रिस्पॉन्स राजा राम मोहन राय प्रेजेंट ए काउंटर पिटेंशन, और राजा राम मोहन राय ने इसके अपोजिट में एक वो प्रतिक्रिया डाल दी। ही कोटेड फ्रॉम द एंशियंट ट्रैक ऑफ मन्नू, इन्होंने कहा कि भाई मन्नू स्मृति से लिया गया है, शोइंग दैट द हिंदू रिलीजन परमिटेड, जिसमें हिंदुओं का जो धर्म है वो परमिशन देता है वुमेन टू लाइव एज विडो, भाई औरत है जो वो जी सकती है विधवा की तरह, एंड डिड नॉट सैंक्शन सती, और उसे सती नहीं किया जाना चाहिए। द गवर्नमेंट डिसमिस्ड द पिटेंशन ऑफ द ऑर्थोडॉक्स थिंकर, और गवर्नमेंट ने क्या किया, इस वजह से जो ये ऑर्थोडॉक्स थिंकर थे उनकी जो ये प्रथा थी उसको क्या कर दिया, मना कर दिया। अब देखो भाई असली बात क्या है, मैं बताता हूँ किताबों में क्या लिखा है। रियलिटी में इतिहासकार ही किताब रचते हैं, समझ लो ये बात। कौन रचते हैं किताब, इतिहासकार। अब मान लो मैं कोई राजा हूँ और कोई दूसरा राजा है, और मैं ज़बरदस्ती क्या कर देता हूँ, उसको हरा देता हूँ, अब मेरा राज हो गया। अब उसके साम्राज्य में कितना ही कुछ भी अच्छा हो, मैं जैसा लिखवाऊंगा वैसा ही हिस्ट्री में लिखा जाएगा। पहली बात तो ये। अब रही दूसरी बात भाई, सती प्रथा है ना अपने थी ही नहीं कहीं पर। अगर सती प्रथा होती तो महाभारत के युद्ध में कितनी सारी और आदमी मरे थे, और कहीं पर भी आपने सुना कि कोई औरत सती हुई थी? तो ऐसी कोई प्रथा कहीं पर थी ही नहीं। ये प्रथा सिर्फ इसलिए ढूंढ के लाए, कहीं कहीं पर कोई कोई औरत अपनी मर्जी से सती होती थी, तो ये कहानी वहाँ से निकाल करके ले आए कि भाई सती प्रथा इंडिया में फैली हुई है। क्यों? क्योंकि इससे दिखाया जा सके भाई जो हिंदुओं का समाज है वो बहुत ही बेकार है। तो ऐसी कोई प्रथा नहीं थी। और सती होती जो थी औरतें, अगर आप सही समझें तो क्यों, पहले मुस्लिमों के राज थे हमारे यहाँ पे, और वो बड़ी बर्बरता से औरतों के ऊपर अत्याचार करते थे। उस डर से औरतें आग में कूद के अपनी जान दे देती थी। उसी चीज़ को ये सती प्रथा में गिनते हैं। और ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं था कि हमारे यहाँ पे सती प्रथा होती थी। कहीं कोई केस हुआ होगा, अपनी मर्जी से लोगों ने दिया होगा। तो अगर आप एक दो केस से पूरी भारत को तोल दो तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि सती प्रथा पूरे भारत में थी ही नहीं कहीं पर, और इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ा।
और अंग्रेज़ों ने सिर्फ ऐसे आदमियों को ढूंढा था कि जो हमारी चमचागिरी करता रहे। तो जो ये राजा राम मोहन राय था, अगर इसकी आप रियल हिस्ट्री निकालोगे तो रियल हिस्ट्री में ये अंग्रेज़ों का बहुत बड़ा चमचा था। ये रॉय की जिनको भी उपाधि मिली हुई है, राजा राम मोहन रॉय, तो रॉय की जो ये उपाधियाँ जिन जिनको मिली हुई है ना, वो ये समझ लो देश के लिए बिल्कुल ही घातक थे। रॉय की, ठीक है, जिन जिनको भी ये उपाधियाँ मिली हुई हैं। फिर दूसरी आ गई भाई विडो रीमैरिज, ठीक है। तो विडो रीमैरिज का देखो भाई, विधवा विवाह, विधवाओं का दोबारा से विवाह। द कंडीशन ऑफ विडो इन इंडिया वाज एक्सट्रीमली मिजरेबल। विधवाओं की जो जिंदगी थी वो काफ़ी क्या थी, दयनीय थी। विडो वर लुक डाउन अपॉन एंड डिप्राइव ऑफ बेसिक नीड्स। जो औरतें थी ना, विधवा जो औरतें थी, वो क्या करती थी, लुक्ड डाउन अपॉन डिप्राइव ऑफ बेसिक नीड्स। वो उनकी बेसिक ज़रूरतें ही उनको मतलब मिलती थी। देयर प्रेजेंस विज कंसिडर्ड अनस्पेशियस। फिर जो बोल रहे हैं उनकी प्रेजेंस थी, ठीक है, वो मतलब समझी जाती थी अशुभ है। क्या है, अशुभ। एंड दे वर नॉट अलाउड टू रीमैरी, और उन्हें दोबारा शादी करने के लिए अलाउ नहीं होता था। ए स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट, एक स्ट्रिक्ट कोड बनाया गया, स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट वाज प्रिस्क्राइब्ड फ्रॉम देम, उसके लिए। दे हैड टू शेव देयर हेड्स, उन्हें अपने बाल मुंडवाने पड़ते थे। वर ओनली वाइट एंड सन ऑल ज्वेलरीज, और सफ़ेद कपड़े ही पहनने पड़ते थे। एंड सन ऑल ज्वेलरीज, और सभी ज्वेलरीज को उतारना पड़ता था। एंड अदर ऑर्डरमेंट, और बाकी जो दूसरे जितने भी क्या थे श्रृंगार थे वो नहीं करने होते थे। दे वर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन एनी फेस्टिवल, और वो किसी भी फेस्टिवल में पार्टिसिपेट नहीं करती थी, और एनी सोशल ओकेशन, और ना ही किसी सामाजिक ओकेशंस में। इंस्टेड दे हैड टू वर्क हार्ड, बजाय इसके दे हैड टू वर्क हार्ड, और उन्हें कठिन काम करना पड़ता था। फॉर द फैमिलीज, परिवार के लिए। एंड वर इंटाइटल्ड टू ओनली 1 मील अ डे, और उन्हें दिन में एक समय खाना दिया जाता था। सिंस, इसलिए चाइल्ड मैरिज वाज वाइड स्प्रेड, बच्चों की शादी क्या थी, फैली हुई थी। इट वाज वेरी कॉमन फॉर यंग गर्ल्स, यह काफ़ी कॉमन था जवान औरतों के लिए। टू बी विडोड एट अ यंग एज, कि भाई वो जवान युवा अवस्था में ही क्या हो जाती थी, वो हो जाती थी, विधवा हो जाती थी। तो पंडिता रामाबाई, फिर ये कोई पंडिता रामाबाई थी, वाज ए प्रोमिनेंट वॉइस ऑन वुमेन्स राइट। इन्होंने क्या किया, औरतों के अधिकार के लिए पूरा जोर से आवाज़ लगाई। शी वाज द फर्स्ट वुमेन इन द मॉडर्न एज टू रीड द वेदास फॉर हर सेल्फ। ये एक पहली ऐसी युवा औरत हुई जिसने क्या किया, वेदों का पाठ अपने आप किया था। शी चैलेंज द नॉर्म्स लेड डाउन फॉर विंडोज, उसने चैलेंज किया, भाई काफ़ी नियम ऐसे बने हुए हैं जो विंडोज़ को डिबेट अगेंस्ट द ऑर्थोडॉक्स व्यूज़, जो क्या थी, रूढ़िवादी विचारों को बंद करते थे। ऑफ सर्टेन सेक्शन, कुछ सेक्शंस में। शी स्टेटेड दैट विंडोज वर फोर्स टू सेव देयर हेड्स सो दैट दे वुड नॉट अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ मैन। ये बोल रहे हैं कि उसके बाल इसलिए कटवाए जाते थे ताकि वो क्या हो, भाई आदमी की तरफ अट्रैक्ट ना हो, भाई कोई आदमी उसको मतलब कोई आदमी उसको पसंद ना कर पाए। दे वर ट्रीटेड एज प्रिजनर्स, और उन्हें ट्रीट किया जाता था किसकी तरह, कैदियों की तरह। एंड क्लोजली गार्डेड, और उनकी मतलब वो की जाती थी, रखवाली की जाती थी। फॉर फियर, इस भय से कि दैट दे वुड ब्रिंग डिसग्रेस टू देयर फैमिली, कभी वो अपने परिवार की बेइज्जती ना करवा दे समाज में। मैनी अदर रिफॉर्मर्स लाइक राजा राम मोहन रॉय, देखो रॉय आ गया, दयानंद सरस्वती एंड ईश्वर चंद्र विद्यासागर सपोर्टेड विडो रीमैरिज। ये सारे क्या हुए थे, विधवा के दोबारा विवाह में सहयोगी हो गए थे। तो देखो ये हो सकता है, मेरे को इसके बारे में ज़्यादा डीप में नहीं पता, लेकिन हो सकता है ये बीमारी हमारे यहाँ पे हो और इसको ख़त्म करने के लिए इस तरह के काम किए गए हों। वैसे विधवाओं का दोबारा शादी होना कोई गलत बात नहीं है, अगर मान लो वो बिल्कुल नियर जवानी में ही विधवा हो जाती हैं तो। ठीक है, रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो। ये जो टेक्स्ट है इसको पढ़ो और इसके आंसर दो। फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है ये भी एक क्या थे, रिफॉर्मर थे, और ये प्रोमिनेंट संस्कृत स्कॉलर थे। ये यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, संस्कृत लिख रहा है, संस्कृत के क्या थे, एक स्कॉलर थे एंड सोशल रिफॉर्मर थे, और समाज में क्या चाहते थे, बदलाव चाहते थे। ही इज़ रिमेंबर्ड फॉर कैंपेनिंग द केस ऑफ विडो रीमैरिज, और इन्होंने काफ़ी कैंपेन किए, क्या किसके लिए, भाई विधवा का वापस से विवाह, इसलिए। ही
relentless effort in the face of strong opposition led the government to pass the विडो रीमैरिज एक्ट इन 1856। फिर अंग्रेजों ने एक नियम बनाया विडो रीमैरिज एक्ट 1856, जिससे क्या हुआ कि भाई वो विधवा जो औरतें थी उनका दोबारा से शादी कराई जा सके। ही पर्सनली पार्टिसिपेट इन द फर्स्ट विडो रीमैरिज, और ये खुद सहयोगी हुए या इन्होंने भाग लिया किसमें, पहली औरत की शादी कराने में। दैट वाज परफॉर्म्ड इन कैलकाटा इन 1856, जो कलकत्ता में 1856 में की गई। द केस ऑफ विडो रीमैरिज वाज आल्सो परस्यूड बाय रिफॉर्मिस्ट सच ए जस्टिस रनाडे, जो जस्टिस मतलब ये रनाडे कोई जज था, उसके यहाँ पे ही ये शादी करवाई गई। कुंदू कुमारी कंडूकुरी वर्षालिंगम, बर्माजी मालाबरी एंड ज्योतिबा फुले इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ विंडोज। और ये भी क्या इन विधवाओं ने भी औरतों की ज़िंदगी को सुधारने में सहयोग किया। विंडो होम्स वर स्टार्टेड एंड स्कूल वर सेटअप टू एजुकेटिंग यंग विंडोज। अब जो युवा जो औरतें थी उनका जीवन सुधारने के लिए क्या किया, स्कूल सेटअप किए गए और उनको एजुकेशन दी गई। ठीक है। फिर चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह की भी भाई जो मुख्य बात है ना वो क्या थी, डर था भाई, डर। पहले वही बात है, जब हमले होते थे तो लोगों को इज्जत से डर लगता था कहीं इज्जत खराब ना हो जाए, इसलिए वो डरते हुए छोटी उम्र में ही अपनी लड़कियों की शादी कर देते थे। ठीक है, तो डर ये था। रियल में क्या समस्या रही होगी पता नहीं। चाइल्ड मैरिज वाज अ हॉटली डिबेटेड एंड कंट्रोवर्सी इशू, ये काफ़ी मतलब मुख्य डिबेट का विषय था और इसमें काफ़ी क्या थी, भ्रांतियां भी थी लोगों के दिमाग में। मैरिज एलियंस बिटवीन फैमिलीज वर फिक्स्ड एट ए यंग एज ओपन टू सीमेंट पॉलिटिकल एंड बिजनेस टाइज। समझ गए, यानी राजनीतिक और बिजनेस टाइज के लिए माँ बाप क्या करते थे, यंग बच्चों का विवाह करते हैं। देयर वाज नो प्रैक्टिस ऑफ आस्किंग फॉर द गर्ल्स कंसेंट, इसमें लड़कियों से पूछा ही नहीं जाता था कि भाई वो चाहती है या नहीं चाहती है। बिफोर फिक्सिंग हर मैरिज, उनकी शादी क्या करने से, फिक्स करने से पहले, इट वाज थॉट दैट, ऐसा माना जाता था कि मैरिंग अ गर्ल एट ए यंग एज, युवावस्था में लड़की की शादी करना, वुड प्रोटेक्ट फ्रॉम हर अदर मैन, कि भाई दूसरा आदमी उसकी रक्षा करेगा। द डोरी वाज आल्सो लो इफ द ग्रूम वाज ऑफ अ यंग एज। अब क्या बोलते थे, और जो डोरी थी मतलब जो डोरी क्या होती है, दहेज, जो बोल रहे दहेज जो था वो भी क्या होता था, कम देना पड़ता था अगर क्या हो, जोड़ा यंग हो। मैनी पेरेंट्स व्यू दैट डॉटर एज ए बर्डन एंड डिड नॉट हेजिटेट टू मैरी देम टू मैन हु वर मच ओल्डर टू देम। ठीक है, और काफ़ी पेरेंट्स जो हैं वो अपनी लड़की पे दबाव देते थे कि भाई वो हिचकिचाए ना शादी करने में आदमी से जो उससे काफ़ी बड़ा हो। इट वाज आल्सो फियर दैट, ऐसा भी भय होता था, एक गर्ल, एक लड़की, हु वाज लेफ्ट अनमेरिड, जो अनमेरिड रह जाती थी, टिल टू लेट वुड नॉट बी एबल टू फाइंड ए हस्बैंड, कहीं भाई उसे फिर आदमी मतलब अगर औरत ज़्यादा बड़ी हो गई तो फिर उसे हस्बैंड मिलने में कहीं देरी ना हो जाए। ड्यू टू द प्रीवेलेंस ऑफ चाइल्ड मैरिज, बच्चे की दोबारा शादी करने में, द रेट ऑफ मार्टनल मोर्टलिटी, इसका क्या मतलब हो गया भाई, इंक्लूडिंग द नंबर ऑफ वुमेन डाइंग इन चाइल्ड बर्थ और ड्यू टू प्रेगनेंसी, बोला प्रेगनेंसी के समय पर जो औरतें मर जाती हैं उसके बारे में, उसको बोलते हैं मैटरनल मोर्टलिटी, वर हाई, ये क्या था, काफ़ी ज़्यादा था। फिर बहराम मेलबरी ए पारसी रिफॉर्मर, एक पारसी जो बदलाव चाहता था, पारसी रिफॉर्मर, उसका नाम क्या था, बहराम जी मालबरी, उसने क्या किया, पुश किया था एज ऑफ कंसेंट टू बी राइज्ड, कि भाई जो उम्र का जो विषय है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भाई उम्र बढ़ाई जानी चाहिए शादी की। इन 1891 द एज ऑफ कंसेंट बिल वाज पास्ड विच वाज इंक्रीज द एज ऑफ कंसेंट टू 12 ईयर्स फॉर गर्ल्स इन 1927। अब इसमें क्या किया कि भाई 12 साल से पहले आप शादी नहीं कर सकते। राय साहिब हर बिलास शरद इंट्रोड्यूस द हिंदू चाइल्ड मैरिज बिल, और उन्होंने ये जो था ना राय साहिब हरिबिलास, इन्होंने क्या किया, हिंदू चाइल्ड मैरिज बिल बनाया गया। इट वाज रिफर्ड टू ए कमेटी ऑफ 10 आदमी की कमेटी थी, विच इंक्लूड ओनली वन वुमेन, जिसमें सिर्फ एक औरत थी। द कमेटी मूव्ड क्विकली टू गैदर पब्लिक ओपिनियन एंड सेंट अबाउट 8,000 क्वेश्चनरीज टू assess view on this issue. Women organized meeting where opinion about child marriage could be voiced. In these meetings, women expressed their feelings that child marriage crushed their individuality and denied them
अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपमेंट ऑफ माइंड एंड बॉडी। अब क्या किया देखो, 8,000 प्रश्नों का एक गट्ठा बनाया और औरतों ने क्या किया, मतलब जो ये रिफॉर्मर थे 10, इन्होंने क्या किया, लोगों के विचार लेना शुरू किया। तो इनके सामने काफ़ी बातें आई। इनके सामने एक बात आई कि भाई हमारा विकास नहीं हो पाता। औरतों ने कहा कि भाई इसमें अकेलों का कोई विकास नहीं हो पाता, ना दिमाग का और ना शरीर का। इन 1929 फिर बोल रहे हैं 1929 में द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंस एक्ट आल्सो नोन एज द शारदा एक्ट आफ्टर इट्स स्पॉन्सर वाज पास्ड, एक पास किया गया। इट राइज द एज ऑफ कंसेंट फॉर गर्ल्स ऑफ 14 ईयर एंड द बॉयज़ ऑफ 18 ईयर। और फिर इसमें क्या किया, एक एज का कंसेंट चालू किया गया, लड़कियों के लिए 14 साल और लड़कों के लिए 18 साल। हाउएवर फिर भी द रिफॉर्मर्स वाज बाइटरली अपोज्ड, जो बदलाव थे वो सख्ताई से विरोध करते थे। किसका, ब्राह्मण्स का। हु फेल्ट दैट इट अटैक देयर अथॉरिटी, कि भाई उन ब्राह्मणों को ऐसा लगता होगा कि भाई हमारी जो अथॉरिटी है वो क्या हो जाएगी, इससे अटैक हो जाएगी, मतलब कि हमारी जो राजनीतिक पकड़ है वो थोड़ी कम होती जाएगी। ठीक है, तो आशा करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे वुमेन एजुकेशन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, वुमेन एजुकेशन, और सेकंड वीडियो में इस चैप्टर को अपन कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।